अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानियाँ नावल सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। पीर कामिल उमैरा अहमद केस नंबर 27। लाहौर पहुँचने के बाद इसके लिए अगला मरहला किसी की मदद हासिल करना था, मगर किसकी? वो हॉस्टल नहीं जा सकती थी। वो जवेरिया और बाकी लोगों से रब्ता नहीं कर सकती थी क्योंकि इसके घर वाले इसके दोस्तों से वाकिफ़ थे और चंद घंटों में वो इसे लाहौर में ढूंढने वाले थे, बल्कि हो सकता है अब तक इसकी तलाश शुरू हो चुकी हो। और इस सूरत हाल में इन लोगों से रब्ता करना ख़तरे से खाली नहीं था। इसके लिए सबिया की सूरत में वाहिद ऑप्शन रह जाता था, मगर वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थी कि वो भी पेशावर से वापस आई है या नहीं। सबिया के घर पर मुलाजिम के सिवा कोई नहीं था। वो लोग अभी भी पेशावर में ही थे। वापस कब आएंगे? इसने मुलाजिम से पूछा। वो इसे जानता था कि आपके पास वहाँ का फ़ोन नंबर है? इसने कदरे मायूसी के आलम में पूछा। जी, वहाँ का फ़ोन नंबर मेरे पास है, मुलाजिम ने इससे कहा। वो आप मुझे दे दें, मैं फ़ोन पर इससे बात करना चाहती हूँ। इसे कोई तसल्ली हुई। मुलाजिम इसे अंदर ले आया। ड्राइंग रूम में इसे बिठा कर इसने फ़ोन नंबर ला दिया। इसने मोबाइल पर वहीं बैठे बैठे सबिया को रिंग किया। फ़ोन पेशावर में घर के किसी फ़र्द ने उठाया था और इसे बताया कि सबिया बाहर गई हुई है। इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया। सबिया से मेरी बात नहीं हो सकी, मैं कुछ देर बाद इसे दोबारा फ़ोन करूँगी, इसने पास खड़े मुलाजिम से कहा। तब तक मैं यहीं बैठूँगी। मुलाजिम सर हिलाते हुए चला गया। इसने 1 घंटे के बाद दोबारा सबिया को फ़ोन किया। वो इसकी कॉल पर हैरान थी। इसने मुख्तसर तौर पर अपना घर छोड़ आने के बारे में बताया। इसने इसे सलार से निकाह के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो नहीं जानती थी सबिया इस सारे मामले को किस तरह देखेगी। इमामा, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ये है कि तुम इस मामले में कोर्ट से रब्ता करो, तब्दीली मजहब के हवाले से प्रोटेक्शन मांगो। सबिहा ने इसकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद कहा, मैं ये करना नहीं चाहती सबिहा, मैं पहले ही इस मसले के बारे में बहुत सोच चुकी हूँ। तो मेरे बाबा की पोजीशन और असर रसूख से वाकिफ़ हो। प्रेस तो तूफ़ान उठा देगा, मेरी फैमिली को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये नहीं चाहती थी कि मेरे घर पर पथराव हो, मेरी वजह से मेरे घर वालों की ज़िंदगी को ख़तरा हो। और आज तक जितनी लड़कियों ने इस्लाम कबूल करके कोर्ट प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की है, इनके साथ क्या हुआ है? कोर्ट दारुल ईमान भिजवा देती है, वो जेल भिजवाने के मुतरादिफ है। केस का फैसला कितनी देर तक होगा कुछ पता नहीं। घर वाले एक के बाद एक केस फाइल करते रहेंगे। कितने साल इस तरह गुजर जाएंगे कुछ पता नहीं होता। अगर किसी को कोर्ट आज़ाद रहने की इजाज़त दे भी दे तो वो लोग इतने मसले खड़े करते रहेंगे कि बहुत सारी लड़कियां वापस घर वालों के पास चली जाती हैं। मैं ना तो दारुल ईमान में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, ना ही लोगों की नज़रों में आना चाहती हूँ। मैंने खामोशी के साथ घर छोड़ा है और मैं इसी खामोशी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ इमामा, लेकिन मिसाइल तो तुम्हारे लिए अभी भी खड़े किए जाएंगे। वो तुम्हें तलाश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और इन लोगों के लिए मिसाइल पैदा होंगे जो तुम्हें बना देंगे। और वो जब तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे तो मुझ तक पहुँचना तो इनके लिए बहुत आसान होगा। तुम्हारी मदद करके हमें बहुत खुशी होगी। मेरे अब्बू यही चाहेंगे कि मदद छुप कर करने की बजाय खुलकर की जाए और कोर्ट इस मामले में यकीनन तुम्हारे हक में ही फैसला देगा। तुम अभी मेरे घर पर ही रहो, मैं इस बारे में मुलाजिम को कह देती हूँ और आज अब्बू से बात करती हूँ। हम कोशिश करेंगे कि लाहौर वापस आ जाए। इमामा ने मुलाजिम को बुलाकर फ़ोन इसके हवाले करा दिया। सबिहा ने मुलाजिम को कुछ हदायत दी और फिर राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं सबिहा बीबी का कमरा खोल रहा हूँ, आप वहाँ चली जाएँ, मुलाजिम ने इससे कहा। और सबिहा के कमरे में चली आई, मगर इसकी तशवीश और परेशानी में इजाफा हो गया था। वह सबिहा की नुक्ता नज़र को समझ सकती थी। वो यकीनन ये नहीं जानते थे कि खुद सबिहा और इसकी फैमिली पर कोई मुसीबत आए। इस मामले में सबिहा के अंदेशे दुरुस्त थे। अगर हाशिम बिन को ये पता चलता कि इसे सबिहा की फैमिली ने बना दी थी तो वो इनके जानी दुश्मन बन जाते। शायद इसके लिए सबिहा ने इससे कानून की मदद लेने के लिए कहा था, मगर ये रास्ता इसके लिए ज़्यादा दुश्वार था। जमात के इतने बड़े लीडर की बेटी का इस तरह मजहब छोड़ देना पूरी जमात के मुंह पर तमाचे के मुतरादिफ था और वो जानते थे कि इससे पूरे मुल्क में जमात और ख़ुद इनके ख़ानदान को कितनी ज़ुख्म पहुँचेगी और वो इस बेइज्जती से बचने के लिए किस हद तक जा सकती थी। इमामा जानती नहीं थी मगर अंदाज़ा कर सकती थी। वो सबिया के कमरे में दाखिल हो रही थी जब इसके जहन में एक धमाके के साथ सईद मरियम सबित अली का ख्याल आया था। वो सबिया की दोस्त और क्लास फेलो थी। वो इससे कई बार मिलती रहती। एक बार सबिया के घर पर ही मरियम को इसके कबूल इस्लाम का पता चला था। वो शायद सबिया के वाहिद दोस्त थी जिसे सबिया ने इमामा के बारे में बता दिया था और मरियम बहुत हैरान नजर आई थी।
तुम्हें अगर कभी मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना, बल्कि बिला झिझक मेरे पास आ जाना। इसने बड़ी गर्मजोशी के साथ इमामा से हाथ मिलाते हुए कहा। बाद में भी इमामा से होने वाली मुलाकातों में वो हमेशा इससे इस गर्मजोशी के साथ ही मिलती रही थी। वो नहीं जानती थी कि इसे इसका क्यों ख्याल आया था या वो किस हद तक इसकी मदद कर सकती थी। मगर इस वक्त इसने इससे भी रब्ता करने का फ़ैसला किया। इसने मोबाइल से फ़ोन करना चाहा, मगर मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। इसने इसे रिचार्ज करने के लिए लगाया और ख़ुद लाउंज में आकर अपनी डायरी में मरियम का नंबर डायल करने लगी। फ़ोन डॉक्टर सबित अली ने उठाया। मैं मरियम से बात करना चाहती हूँ, मैं इनकी दोस्त हूँ। इसने अपना तारुफ करवाया। इसने पहली बार मरियम को फ़ोन किया था। मैं बात करवाता हूँ। उन्होंने फ़ोन होल्ड रखने का कहा। कुछ सेकंड के बाद इमामा ने दूसरी तरफ मरियम की आवाज़ सुनी। हेलो हेलो मरियम, मैं इमामा बात कर रही हूँ। इमामा इमामा हाशिम, मरियम ने हैरानी से पूछा। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो इसे अपने बारे में बताई गई। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। जब इसने बात ख़त्म की तो मरियम ने कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं सबिहा के घर पर हूँ, मगर सबिहा के घर पर कोई नहीं है। सबिहा पेशावर में है। इससे सबिहा के साथ होने वाली गुफ्तगू के बारे में इसे नहीं बताया। तुम वहीं रहो, मैं ड्राइवर को भिजवाती हूँ। तुम अपना सामान लेकर इसके साथ आ जाओ। मैं इतनी देर में अपनी अम्मी और अब्बू से बात करती हूँ। इसने फ़ोन बंद करते हुए इससे कहा। ये सिर्फ इत्तेफाक था कि इसने डॉक्टर सबित अली के घर की जाने वाली कॉल सिलार के मोबाइल से नहीं की थी, वरना सिलार सिकंदर डॉक्टर सबित अली के घर पर ही पहुँच जाते। और अगर इमामा को ये ख्याल आ जाता कि वो मोबाइल के बिल से इसे ट्रेस आउट कराने की कोशिश करेंगे, तो वो लाहौर आकर एक बार भी मोबाइल इस्तेमाल ना करती। ये एक और इत्तेफाक था कि डॉक्टर सबित अली ने अपने ऑफिस की गाड़ी और ड्राइवर को इसे लेने के लिए भिजवाया था, वरना सबिहा का मुलाजिम मरियम की गाड़ी और ड्राइवर को पहचान लेता, क्योंकि मरियम अक्सर वहाँ आया करती थी। और सबिहा के साथ साथ वो लोग भी ये जान जाते कि वो सबिहा के घर से कहाँ गई थी। आधे घंटे बाद मुलाजिम ने एक गाड़ी के आने की इतला दी। वो अपना बैग उठाने लगी। क्या आप जा रही हैं? मगर सबिहा बीबी तो कह रही थी कि आप यहाँ रहेंगी। नहीं, मैं जा रही हूँ। अगर सबिहा का फ़ोन आए तो आप इसे बता दें कि मैं चली गई हूँ। इसने दांस्ता तौर पर इसे ये नहीं बताया कि वो मरियम के घर जा रही है। वो पहली बार मरियम के घर गई थी। इसका ख्याल था कि वहाँ जाकर इसे एक बार फिर मरियम और इसके वालिदैन को अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। वो ज़हनी तौर पर ख़ुद को सवालों के लिए तैयार कर रही थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग तो नाश्ता कर चुके हैं, तुम नाश्ता कर लो। मरियम ने पोर्च में इसका इस्तकबाल किया था और इसे अंदर ले जाते हुए कहा। अंदर लाउंज में डॉक्टर सबित अली और उनकी बीवी से इसका तारुफ करवाया। वो बड़े तपाक से मिले। इमामा के चेहरे पर इतनी सरासमगी और परेशानी थी कि डॉक्टर सबित अली को इस पर तरस आया। मैं खाना लगवाती हूँ मरियम, तुम इसे इसका कमरा दिखा दो ताकि ये कपड़े चेंज कर ले, सबित अली की बीवी ने मरियम से कहा। वो जब कपड़े बदल कर आई तो नाश्ता लग चुका था। इसने खामोशी से नाश्ता किया। इमामा, अब आप जाकर सो जाएं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को वापसी पर हम आपके मसले पर बात करेंगे। डॉक्टर सबित अली ने इसे नाश्ता ख़त्म करते हुए देख कर कहा। मरियम, तुम इसे कमरे में ले जाओ। बहुत लाउंज से निकल गए। वो मरियम के साथ अपने कमरे में चली आई। इमामा, अब तुम सो जाओ। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम पिछले कई घंटों से नहीं सोई। आमतौर पर थकन और परेशानी में नींद नहीं आती और तुम इस वक्त इसका शिकार हो गई हो। मैं तुम्हें कोई टैबलेट ला कर देती हूँ। अगर नींद आ गई तो ठीक, वरना टैबलेट ले लेना। वो कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद इसकी वापसी हुई। पानी का ग्लास और टैबलेट बेड साइड टेबल पर रखते हुए इसने कहा, तुम बिल्कुल रिलैक्स होकर सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम समझो कि तुम अपने घर में हो। वो कमरे की लाइट ऑफ करती एक बार फिर कमरे से बाहर निकल गई। सुबह के 9 बज रहे थे, मगर अभी भी बाहर बहुत धुंध थी और कमरे की खिड़कियों पर पर्दे होने की वजह से कमरे में अंधेरा कुछ और गहरा हो गया था। इसने किसी मामूल की तरह टैबलेट पानी के साथ निकल ली। इससे बगैर नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके जहन में इतने बहुत से ख्यालात आ रहे थे कि बेड पर लेटकर नींद का इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता। चंद मिनटों के बाद इसने अपने असाब पर एक गंदुन की तारी होती महसूस की। वो जिस वक्त दोबारा उठी, इस वक्त कमरा मुकम्मल तारीक हो चुका था। वो बेड से उठकर दीवार की तरफ गई और इसने लाइट जला दी। वॉल क्लॉक पर रात के 11:30 बज रहे थे। वो फौरी तौर पर अंदाज़ा नहीं कर सकी कि ये इतनी लंबी नींद टैबलेट का असर थी या फिर पिछले कई दिनों से सही तौर पर वो ना सो सकी थी। जो कुछ भी था वो सुबह से बहुत बेहतर हालात में थी। इसे बेहद भूख लग रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि घर के अफराद इस वक्त जाग रहे होंगे या नहीं। बहुत आहिस्तगी से वो दरवाज़ा खोलकर लाउंज में निकल आई। डॉक्टर सबित अली लाउंज के एक सोफे पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उन्होंने सर उठाकर देखा और इसे देखकर मुस्कुराई। अच्छी नींद आई? वो बड़ी बशाशत से बोले। जी। इसने मुस्कुराने की कोशिश की। अब ऐसा करें कि वो सामने किचन है, वहाँ चली जाएं। खाना रखा हुआ है, गर्म करें।
वहाँ टेबल पर ही खाएं, इसके बाद चाय के 2 कप बनाएं और यहाँ आ जाएं। वो कुछ कहे बगैर किचन में चली गई। फ्रिज में रखा हुआ खाना इसने गर्म किया और खाने के बाद चाय लेकर लाउंज में आ गई। चाय का 1 कप बनाकर इसने डॉक्टर सबीत अली को दिया। वो किताब मेज़ पर रख चुके थे। दूसरा कप लेकर वो इनके बिलमुकाबिल दूसरे सोफा पर बैठ गई। वो अंदाज़ा कर चुकी थी कि वो इससे कुछ बातें करना चाहते थे। चाय बहुत अच्छी है, उन्होंने एक सिप लेकर मुस्कुराते हुए कहा। वो इतनी नर्वस थे कि इनकी तारीफ पर मुस्कुरा सकी ना शुक्रिया अदा कर सकी। वो सिर्फ इन्हें देखती रही। इमामा, आपने जो फैसला किया है इसके सही होने में कोई 2 राय नहीं हो सकती, मगर फैसला बहुत बड़ा है और इतने बड़े फैसला करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर इस कम उम्र में। मगर बाज़ दफ़ा फैसला करने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी इन पर कायम रहने के लिए होती है। आपको कुछ अरसे बाद इसका अंदाज़ा होगा। वो बड़े ठहरे हुए लहजे में कह रहे थे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मज़हब की तब्दीली का फ़ैसला सिर्फ मज़हब के लिए है या कोई और वजह भी है? वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। मेरा ख़्याल है मुझे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर ये सवाल पूछना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी लड़के में दिलचस्पी रखती हैं और इसके कहने पर या इसके लिए आपने घर से निकलने का फ़ैसला किया हो या मज़हब बदलने का? इस सवाल का जवाब देने से पहले ये मत सोचना कि अगर ऐसी कोई वजह होगी तो मैं आपको बुरा समझूंगा या आपकी मदद नहीं करूँगा। मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे इस लड़के और इसके घर वालों से भी मिलना होगा। डॉक्टर सबीत अली अब इसे सवालिया नज़र से देख रहे थे। इस वक्त इमामा को पहली बार मरियम से इतनी देर से रब्ता करने पर पछतावा हुआ। अगर सलार की बजाय डॉक्टर सबीत अली जलाल से या इसके घर वालों से बात करते तो शायद। इसने बोझल दिल से नफ़ी में सर हिला दिया। ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको वाकई यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है? उन्होंने एक बार फिर पुरसकून अंदाज में इससे कहा। जी, मैंने इस्लाम किसी लड़के के लिए कबूल नहीं किया। वो इस बार झूठ नहीं बोल रही थी। इसने इस्लाम वाकई जलाल अंसर के लिए कबूल नहीं किया था। फिर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे अंदाज़ा है आपके वालिद हाशिम बिन साहब से मैं वाकिफ़ हूँ। जमात के एक बहुत सरगर्म और बारसूख लीडर हैं और आपका इनके मज़हब से ताइब होकर इस तरह घर से चले आना इनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। आपको ढूंढना और वापस ले जाने के लिए वो ज़मीन आसमान एक कर देंगे, मगर मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है। घर आपने छोड़ दिया है, अब आप आगे क्या करेंगी? इमामा को अंदेशा हुआ कि वो इसे कोर्ट में जाने का मशवरा देंगे। मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी। मैं किसी के भी सामने आना नहीं चाहती। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सामने आकर मेरे लिए ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर आप क्या करना चाहती हैं? उन्होंने बगौर इसे देखते हुए पूछा। सामने न आने का मतलब ये है कि आप मेडिकल कॉलेज में अपनी स्टडीज़ जारी नहीं रख सकेंगी। मैं जानती हूँ, इसे चाय का कप रखते हुए अफसरदगी से कहा। मैं वैसे भी खुद तो मेडिकल की तालीम अफोर्ड भी नहीं कर सकती और अगर किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में या किसी दूसरे शहर या सूबे में आपकी माइग्रेशन करवा दी जाए तो। नहीं, वो मुझे ढूंढ लेंगे। इनके जहन में भी सबसे पहले यही आएगा कि मैं माइग्रेशन करवाने की कोशिश करूँगी और इतने थोड़े से मेडिकल कॉलेज में मुझे ढूंढना बहुत आसान काम है। फिर मैं बीएससी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हूँ, मगर दूसरे शहर में। लाहौर में वो एक एक कॉलेज छान मारेंगे और मैं अपना नाम भी बदलवाना चाहती हूँ। अगर आप इन दोनों कामों में मेरी मदद कर सकें तो बहुत एहसानमंद रहूँगी। डॉक्टर सबीत अली बहुत देर खामोश रहे। वो किसी गहरी सोच में गुम थे। फिर उन्होंने एक गहरा सांस लिया। इमामा, अभी कुछ अरसा आपको यही रहना चाहिए। पहले तो ये देखना है कि आपके घर वाले आपकी तलाश में क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। चंद हफ्ते इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। आप इस घर में बिल्कुल महफूज हैं। आपको इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप कोर्ट में नहीं जाना चाहती, मैं आपको इसके लिए मजबूर भी नहीं करूँगा और आपको ये डर नहीं होना चाहिए कोई यहाँ तक आ जाएगा या आपको ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाएगा। आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने इस रात इसे बहुत सी तसल्लियाँ दी। इसे डॉक्टर सबीत अली की शक्ल देखकर बेख्तियार हाशिम बिन याद आते रहे। वो बोझल दिल के साथ अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन डॉक्टर सबीत अली शाम 5 बजे के करीब अपने ऑफिस से आए थे। साहब आपको अपनी स्टडी में बुला रहे हैं। वो इस वक्त मरियम के साथ किचन में थी जब मुलाजिम ने आकर इसे पैगाम दिया। आओ इमामा, बैठो। स्टडी का दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल होने पर डॉक्टर सबीत अली ने इससे कहा। वो अपनी टेबल की एक दराज से कुछ पेपर्स निकाल रहे थे। वो वहाँ रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। आज मैंने कुछ मालूमात करवाई हैं आपके बारे में कि आपके घर वाले आपकी तलाश में कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कर रहे हैं। उन्होंने दराज बंद करते हुए कहा, यह सलार सिकंदर कौन है?
ان کے اگلے سوال نے اس کی دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی پھک ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں بتا دیا تھا وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ وہ گومو گو میں تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے، آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلا انصر تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں بھی آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نہیں، یہ ٹریس آؤٹ کرا لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھیں، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی گرل فرینڈ، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر سبیت علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے بھی نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملبوس ہے۔ امامہ کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبیت علی نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا، بہت ہی برا۔ مگر آپ تو کہہ رہی تھیں کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔ پھر ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اس کی فرسٹ ایڈ دی تھی، اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی، جس میں وہ پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر سبیت علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کے فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور سبیحہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ سبیحہ پشاور سے واپس آ گئی ہے، مگر مریم نے سبیحہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ آپ اب سبیحہ سے رابطہ مت کریں اور اسے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن میں رکھیں گے، اور فون کو بھی خاص طور پر وہ چیک کریں گے۔ بلکہ آپ اب کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، نہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ، چونکہ آپ کا موبائل ہے نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی۔ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے سبیحہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال کرنا، نہ کال ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سبیت علی سے اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھیں۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے، مگر وہ بے حد باوثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، روم میٹس اور فرینڈز۔ ہاشمی امی نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد دینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ سبیحہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ سبیحہ کی ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید سبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے سبیحہ کو امامہ کو اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس کی طرح کی گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بے حیران کن بات تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سبیت علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی، اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر سبیت علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔
इससे अब भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो शख्स इसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया था, और आइंदा आने वाले दिनों में वो अब हर बात पर पछता रही थी। अगर इसे अंदाज़ा होता कि वो डॉक्टर सबित अली जैसे आदमी के पास पहुंच जाएगी तो वो कभी भी निकाह करने की हमाकत न करती, और सलार जैसे आदमी के साथ तो कभी भी नहीं। और अगर इसे यकीन होता कि डॉक्टर सबित अली हर हालात में इसकी मदद करेंगे तो वो कम अज़ कम सलार के बारे में इनसे झूठ ना बोलती, फिर वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। मगर अब जब वो इन्हें बड़े दावे और यकीन के साथ ये यकीन दिला चुकी थी कि वो किसी लड़की के साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं थी, तो इस निकाह का इंकशाफ, और वो भी इस लड़के के साथ जिसकी बुराई के बारे में वो डॉक्टर सबित अली से बात कर चुकी थी, और जिसके बारे में वो ये भी जानते थे कि इमामा के वालिदैन ने इसके खिलाफ अगवा का केस फाइल किया था। वो नहीं जानती थी कि वो अगर अब डॉक्टर सबित अली को ये हक़ाइक़ बताने की कोशिश करेगी तो इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, और वो कम अज़ कम इस वक्त वो वाहिद ठिकाना खोने के लिए तैयार नहीं थी। अगले कई दिन इसकी भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो सगों यकदम भूत बन गया था। और सलार सिकंदर, इसे इस शख्स से इतनी नफ़रत महसूस हो रही थी कि वो अगर इसके सामने आ जाता तो वो इसे शूट कर देती। इसे अजीब अजीब खदशे और अंदेशे तंग करते रहे। पहले अगर सिर्फ इसे अपने घर वालों का खौफ था तो अब इस खौफ के साथ सलार सिकंदर का भी खौफ शामिल हो गया था। अगर इसने मेरी तलाश शुरू कर दी और इसके साथ ही इसकी हालत गैर होने लगी, इसका वज़न यकदम कम होने लगा। वो पहले भी खामोश रहती थी मगर अब इसकी खामोशी में और इजाफा हो गया था। वो शदीद ज़हनी दबाव में थी, और ये सब कुछ डॉक्टर सबित अली और इनके घर वालों से पोशीदा नहीं था। इन सब ने इससे बारी बारी इन अचानक आने वाली तब्दीलियों की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो इन्हें टालती रही। तुम पहले भी उदास और परेशान लगती थी, मगर 1-2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान लगती हो। क्या परेशानी है इमामा? सबसे पहले मरियम ने इससे इस बारे में पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैं घर को मिस करती हूँ। इमामा ने इसे मुतमईन करने की कोशिश की। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। मेरा बचाना इतना क्यों मिस करने लगी हो? इन्हें कि खाना पीना भूल गई हो? चेहरा जर्द हो गया है, आंखें के गिर्द हल्के पड़ने लगे हैं और वज़न कम होता जा रहा है। क्या तुम बीमार होना चाहती हो? वो मरियम की कही हुई किसी बात की रद्द नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि इसकी ज़ाहिरी हालात देखकर कोई भी इसकी परेशानी का अंदाज़ा बआसानी लगा सकता था, और शायद ये अंदाज़ा भी है कि परेशानी किसी नए मिसाल का नतीजा थी, मगर वो इस मामले में बेबस थी। वो सलार के साथ होने वाले निकाह और इससे मुतल्लिका खदशात को अपने ज़हन से निकाल नहीं पा रही थी। मुझे अब अपने घर वाले ज़्यादा याद आने लगे हैं। जो जो दिन गुजर रहे हैं वो मुझे ज़्यादा याद आ रहे हैं, इमामा ने मध्यम आवाज़ में इससे कहा, और ये झूठ नहीं था। इसे वाकई अब अपने घर वाले पहले से ज़्यादा याद आने लगे थे। वो कभी भी इतना लंबा अरसा इनसे अलग नहीं रही थी, और वो भी मुकम्मल तौर पर इस तरह कट कर। लाहौर हॉस्टल में मौजूद रहते हुए भी वो महीने में 1 बार इस्लामाबाद ज़रूर जाती थी, और 1-2 बार वसीम या हाशिम भी लाहौर इससे मिलने आते थे, और फ़ोन तो वो अक्सर ही करती रहती थी। मगर अब यकदम इसे यूँ लगने लगा था जैसे वो समुद्र में मौजूद किसी वीराने जजीरे पर आ बैठी है, जहाँ दूर दूर तक कोई था ही नहीं। और वो चेहरा जिनसे इसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, वो ख्वाबों और ख्यालों के अलावा नज़र आ ही नहीं सकते थे। पता नहीं मरियम और इसके ख्वाब से मुतमईन हो या नहीं, मगर इसने मौजू बदल दिया। शायद इसने सोचा होगा कि इस तरह इसका जहन हट जाएगा। डॉक्टर सबित अली की 3 बेटियां थीं, मरियम उनकी तीसरी बेटी थी। इनकी बड़ी 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मरियम अभी मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। डॉक्टर सबित अली ने मामा को अपनी बड़ी दोनों बेटियों से भी मुतारिफ करवाया था। वो दोनों बैरून शहर मुकीम थीं, और इनका रब्ता ज़्यादातर फ़ोन के ज़रिए ही होता था। मगर ये इत्तेफाक ही था कि इमामा के वहाँ आने के चंद हफ्तों के दौरान वो दोनों बारी बारी कुछ दिनों के लिए वहाँ आईं। इमामा से इनका रवैया मरियम से मुख्तलिफ नहीं था। इनके रवैये में इसके लिए मोहब्बत और मानूसियत के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन इमामा को इन्हें देखकर हमेशा अपनी बड़ी बहनें याद आ जाती, और फिर जैसे सब कुछ याद आ जाता, अपना घर, बाबा, बड़े भाई वसीम, और साथ से इसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। इनकी जमात के बाद सर ख़ानदान अपने घरों में औलाद होने के बावजूद सहारा यतीम बच्चों में से किसी एक लड़के को एक गोद में लेने लगे थे। ये अपनी जमात के अफराद की मुस्तक़बिल में तादाद बढ़ाने के लिए कोशिशों का एक ज़रूरी हिस्सा था। ऐसा बच्चा हमेशा आम मुसलमानों के बच्चों में से ही होता, और हमेशा लड़का होता। साथ भी इस सिलसिले में बहुत छोटी उम्र में इसके घर आया था। वो इस वक्त स्कूल के आखिरी सालों में थी, और इस घर में होने वाले इस अजीब इजाफे ने कुछ हैरान किया था। हम लोगों ने अल्लाह ताला के एहसानात का शुक्र अदा करने के लिए साथ को गोद लिया है, ताकि हम भी दूसरे लोगों पर एहसानात कर सकें और नेकी का ये सिलसिला जारी रहे। इसकी अम्मी ने इसके इस्तग़फ़ार पर इसे बताया।
तुम समझो वो तुम्हारा छोटा भाई है। तब इसे अपने बाबा और अम्मी पर बहुत फ़ख्र हुआ था। वो कितने अजीम लोग थे कि एक बेसहारा बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए घर ले आए थे। इसे अपने नाम दे रहे थे, अल्लाह की अता करदा नेमतों को इसके साथ बांट रहे थे। इसने तब गौर नहीं किया था कि ऐसा ही एक बच्चा इसके ताया अजीम के घर पर भी क्यों था, ऐसा ही एक बच्चा इसके छोटे चाचा के घर पर भी क्यों था, ऐसे ही बहुत से दूसरे बच्चे इनके जानने वालों के कुछ बा असर ख़ानदानों के घर पर क्यों थे। इसके लिए बस यही काफ़ी था कि वो एक अच्छा काम कर रहे थे। इनकी जमात एक अच्छे काम की तरवीज कर रही थी। ये इसने बहुत बात जाना कि इस अच्छे काम की हकीकत क्या थी। साथ इससे बहुत मानूस था और इसका ज़्यादा वक्त इमामा के साथ ही गुजरता था। वो शुरू के कई साल इमामा के कमरे में इसके बेड पर ही सोता रहा। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद मेडिकल कॉलेज से वो जब भी इस्लामाबाद आती वो साद को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताती रहती। वो इतना छोटा था कि किसी चीज़ को मुंतकी तरीके से नहीं समझाया जा सकता था, मगर वो इससे सिर्फ एक बात कहती रही, जैसे अल्लाह एक होता है इसी तरह हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक ही हैं, इनसा कोई नहीं और ना हो सकता है। वो इसे साथ ये ताकीद भी करती रहती कि वो इन दोनों की आपस की बातों के बारे में किसी को भी नहीं बताया, और मामा ये भी जानती थी कि इसकी कोशिशें बेकार थीं। साथ को भी बचपन से ही मजहब इज्तिमा में ले जाया जाने लगा और वो इस असर को कबूल कर रहा था। वो हमेशा ये सोचती थी कि वो मेडिकल की तालीम के बाद साथ को लेकर अपने घर वालों से अलग हो जाएगी, और वो ये भी जानती थी कि वो किस कदर मुश्किल काम था। इसने घर से भागते हुए भी साथ को अपने साथ ले आने का सोचा, काम नामुमकिन था। वो नहीं चाहती थी कि वो इसे लाते हुए खुद भी पकड़ी जाए। वो इसे वहाँ छोड़ आई थी और अब डॉक्टर सबीत अली के यहाँ पहुँच जाने के बाद इसे इसका बार बार ख्याल आता, अगर वो किसी तरह इसे वहाँ से ले आती तो वो भी इस दलदल से निकल सकता था। मगर इन तमाम सोचो तमाम ख्यालों ने इसे अपने घर वालों के लिए इसकी मोहब्बत को कम नहीं किया था, ना अपने घर वालों के लिए, ना जलाल अंसर के लिए। वो इनका ख्याल आने पर रोना शुरू होती तो सारी रात रोती ही रहती। शुरू के दिनों में वो एक अलग कमरे में थी और मरियम को इसका अंदाज़ा नहीं था, मगर एक रात वो अचानक इससे कमरे में अपनी कोई किताब लेने आई। रात के पिछले पहर इसे कतान ये अंदाज़ा नहीं था कि इमामा जाग रही होगी, और ना सिर्फ जाग रही होगी बल्कि रो रही होगी। इमामा कमरे की लाइट ऑफ किए अपने बेड पर कंबल ओढ़े रो रही थी। जब अचानक दरवाज़ा खुला तो इसने कंबल से चेहरे को ढांप लिया। वो नहीं जानती थी मरियम को कि कैसे इसके जागने का अंदाज़ा हुआ था। इमामा जाग रही हो, इसने इमामा को आवाज़ दी। इमामा ने हरकत नहीं की, मगर फिर मरियम इसकी तरफ चली आई और इसने कंबल इसके चेहरे से हटा दिया। मेरे अल्लाह, तुम रो रही हो? और इस वक्त वो इसके पास ही तशवीश के आलम में बेड पर बैठ गई। इमामा की आंखें बुरी तरह सूजी हुई थीं और इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर इसे सबसे ज़्यादा नदामत पकड़े जाने की थी। इसलिए तुम्हें रातों को नींद नहीं आती क्योंकि तुम रोती रहती हो और सुबह ये कह देती हो कि रात को सोने से दिक्कत होती है, इसलिए आंखें सूजी हुई हैं। बस तुम आज से यहाँ नहीं सोओगी, उठो मेरे कमरे में चलो। इसने कुछ बरहमी के आलम में इसे खींच कर उठाया। इमामा एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी, वो इस वक्त बेहद शर्मिंदा थी। मैडम ने इसके बाद इसे अपने कमरे में ही सुलाना शुरू कर दिया। रातों को देर तक रोने का वो सिलसिला ख़त्म हो गया, मगर नींद पर इसका अब भी कोई इख्तियार नहीं था। इसे नींद बहुत देर से आती थी। कई बार मरियम की अदम मौजूदगी में इसकी मेडिकल की किताबें देखती और इसका दिल भर आता। वो जानती थी सब कुछ बहुत पीछे रह गया था। सुबह मरियम और डॉक्टर सबित अली घर से चले जाने के बाद वो सारा दिन आंटी के साथ गुजार देती, या शायद वो सारा दिन इसके साथ रहने की कोशिश करती रहती। वो इसे अकेला ना रहने देने की कोशिश में मसरूफ़ रहती थी, मगर इनके साथ होते हुए भी वो पता नहीं किन किन सोचों में डूबी रहती थी। इसने सलार के साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। वो जानती थी इसका कोई फ़ायदा नहीं था। इसकी ज़हनी परेशानी में इजाफे के अलावा इस राब्ते से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इसे डॉक्टर सबित अली के यहाँ आए हुए 3 माह हो गए थे जब एक दिन उन्होंने रात को इसे बुलाया। आपको अपना घर छोड़े कुछ वक्त बीत गया है। आपके घर वालों ने आपकी तलाश अभी तक ख़त्म तो नहीं की होगी, मगर चंद माह पहले वाली तुंदी और तेज़ी नहीं होगी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अब आप आगे क्या करना चाहती हैं। उन्होंने मुख्तसर तमहीद के बाद कहा, मैंने आपको बताया था मैं स्टडीज़ जारी रखना चाहती हूँ। वो इसकी बात पर कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, इमामा आपने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? वो इनसे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। शादी? क्या मतलब? वो बेइख्तियार हकलाई, आप जिन हालात से गुजर रही हैं इनमें आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता शादी ही है। किसी अच्छी फैमिली में शादी हो जाने से आप इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं रहेंगी जिसका शिकार आप अभी हैं। मैं चंद अच्छे लड़कों और फैमिलीज़ को जानता हूँ, इनमें से किसी के साथ आपकी शादी कर दी जाए। वो बिल्कुल सफ़ेद चेहरे के साथ इन्हें चुपचाप देखती रही
وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی، اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت وہ اگر سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو بلا ہیرو حجت ڈاکٹر ثابت علی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کتنی مصیبتوں سے بچا سکتا تھا۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کے لیے محتاج رہی تھی، اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتی تھی کہ وہ آخر کب اور کس طرح اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کی گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر حقیقت بتانے کے لیے اسے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ثابت علی اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ یہ کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یا یہ کہ شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اسے گھر سے چلے جانے کے لیے کہا تو، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو؟ وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر ثابت علی کے پاس تھی، وہ کتنے اچھے تھے وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ کسی پر بھی شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر ثابت علی سے کہا، امامہ، ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے میری چوتھی بیٹی ہیں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، یہ صرف میری ایک تجویز تھی۔ ڈاکٹر ثابت علی نے کہا، سال گزر جانے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی جہاں بھی آپ کہیں گے۔ اس نے ڈاکٹر ثابت علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں، ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ثابت علی نے مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں میری کوئی ترجیح نہیں ہے، اس نے کہا۔ اگلی کس دیکھنے یا سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈھیر سارے کمنٹس کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کیسی لگی بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلی کس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔